से पहले मैं आप लोगों को अपने जेईई 2023 के पेड प्लान के बारे में बता दूं। बेसिकली हम लोग 4 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। RBWM, IFS, PPB एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर। आपको यूनिट वाइज थ्योरी, इस सभी प्लान्स में दोस्तों आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोस, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेगा। हम लोग बेसिकली 2 प्लान इसके अंदर लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों हमने क्विक रिवीजन सेशन भी लॉन्च किया है जिसमें आपको मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन सेशन और एक फुल लेंथ क्विक रिवीजन सेशन प्रोवाइड करूंगा। Basically, videos plus PDF. If you want to access, it costs you rupees 500 per subject. For PDF, it costs you rupees 200 per subject. And if you want for videos and PDF for all these 4 subjects, this costs you 1800. And if you want PDF for all these subjects, it costs you 700. So this is our entire plan structure. If you want to get more detail, kindly WhatsApp me on this number. Now let's proceed to our video. इस वीडियो लेसन में हम लोग AFV के मॉड्यूल बी के यूनिट 8 को कवर करेंगे जो कि बेस्ड है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीड्यूर्स पे। इससे पहले हम लोगों ने मॉड्यूल ए को कवर किया और साथ साथ मॉड्यूल बी के जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उसको मैंने कवर किया है, जिसका वीडियो लिंक आपको मेरे AFV के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों उसे जाकर एक बार जरूर देखिए क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वहाँ पर मैंने समझाए हैं और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जरा समझते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी के कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद दोस्तों गोइंग कंसर्न एंटिटी, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन और एक्रूवल और कैश बेसिस। तो ये सब कुल मिलाकर मेन पॉइंट्स हैं जो कि इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। हम लोग एक एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे और दोस्तों अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि हम लोग कुछ MCQ भी करने वाले हैं और आप MCQ के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। दोस्तों MCQ से आपको ये पता चलेगा कि हमें किस पॉइंट पे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि कुछ मिस भी हो गया होगा तो उसे आप लोग MCQ के सेक्शन से कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले जरा समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। तो बेसिकली हमारा कुछ जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो कि कंपनी को रिक्वायर होती है कि वो फॉलो करे। देखिए, कंपनी को ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। कब? जब वो जितने भी अकाउंट्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल डाटाज हैं उसे वो रिपोर्ट करती है। तो इसे ही हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली नियम और कानून है जो कि किसी भी कंपनी को फॉलो करना होता है, ठीक है, जब वो अकाउंट को रिपोर्ट करती है या किसी फाइनेंशियल डाटा को रिपोर्ट करती है। अब जो मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रेमवर्क है वो IFRS है, UK GAAP है एंड US GAAP है। दोस्तों GAAP के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, यानी यूनिट 7 में किया था, तो वहाँ पे जाके आप इसे समझ सकते हैं। जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा देखते हैं कि मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स कौन कौन सा है हमारा। ध्यान से सुनिएगा, मैं हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs में। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, जो मेन बिंदु हैं उसको मैं समझाऊंगा और उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, इसमें ये कहा गया है कि एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा एट द कैश अमाउंट, एट द कैश अमाउंट और इक्विवेलेंट एट द टाइम एन एसेट इज रिक्वायर्ड। तो देखिए दोस्तों, किसी भी एसेट का रिकॉर्डिंग कब होगा तो वो कैश अमाउंट में रिकॉर्डिंग होगा। किस समय होगा? जब उस एसेट की रिक्वायरमेंट है, जब उस एसेट को एक्वायर किया गया है तभी का तभी होगा। देखिए समझिए, द अमाउंट रिकॉर्डेड विल नॉट बी इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन और इंप्रूवमेंट इन मार्केट वैल्यू। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया या मार्केट वैल्यू में कोई इंप्रूवमेंट हो गया, तो उसके कारण जो है अमाउंट जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे आप लोग बढ़ाएंगे नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक लॉन्ग टर्म एसेट है जिसे परचेज किया गया है कैश अमाउंट, कितने कैश अमाउंट के लिए? तो $50,000 के लिए। समझिए बात को कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म एसेट है जिसको हम लोगों ने $50,000 के लिए खरीदा है। अब दोस्तों इसका रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रिकॉर्डिंग हम लोग $50,000 ही तो करेंगे। समझ रहे बात को? यदि सेम एसेट को परचेज किया जाता डाउन पेमेंट पे, समझिए बात को, $50,000 का एसेट था हमारा, उसको मैंने अब क्या किया कि डाउन पेमेंट $20,000 के डाउन पेमेंट पे मैंने परचेज किया और मैं बाकी 30,000 जो है वो कुछ रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम पे मैं पे कर दूंगा। तो दोस्तों इस केस में आप क्या रिकॉर्ड कीजिएगा? तो इस केस में आप भी $50,000 ही रिकॉर्ड कीजिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? चाहे पहला केस हो चाहे दूसरे केस हो, तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये कॉस्ट कंसेप्ट है वो ये कहती है कि जब परचेज किया जा रहा है एसेट, उस समय जो उसका प्राइस है वही हम लोग रिकॉर्ड करना है, बाकी डाउन पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया होगा दोस्तों? चलिए तो देखिए यहाँ पे एक और चीज देखिए, लॉन्ग टर्म, इसका एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट होगा, लैंड को छोड़कर, जमीन को छोड़कर, तो वो क्या होगा? डेप्रिसिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कार लीजिए, आप
तो वो क्या होगा, डेप्रिसिएट ही तो होगा। आप यदि कोई फ्लैट ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो भी तो डेप्रिसिएट ही होगा। तो दोस्तों उसके कॉस्ट के बेसिस पे वो डेप्रिसिएट होगा। और कॉस्ट जो है वो कहाँ रिपोर्ट करते हैं दोस्तों, हम लोग बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या रिपोर्ट करते हैं, एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सबसे पहला कंसेप्ट जो कि था कॉस्ट कंसेप्ट। इसके बाद दोस्तों आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये क्या कहता है, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है हमें कि ओनली दोज इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। यानी दोस्तों अकाउंट के बुक में हम लोग वही चीज़ को, उसी इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मॉनेटरी वैल्यू है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अकाउंट के बुक में किन चीज़ का रिकॉर्डिंग होता है, जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लीजिए, मान लीजिए 10 मशीनरी है, ठीक है, जिसको 10 मशीनरी है हमारे पास और एक का वैल्यू दे रखा है 1 लाख, ठीक है, उसको परचेज किया गया। तो दोस्तों इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, तो उसको बुक में, अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड करेंगे और टोटल अमाउंट कितना शो करेंगे, 1 लाख रुपया। समझ रहे हैं बात को। तो उसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका मॉनेटरी वैल्यू है। अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अकाउंटिंग बुक में, क्योंकि उसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए इंप्लॉय का स्किल लेवल, मतलब आपके जो इंप्लॉय हैं उनका जो स्किल लेवल है उसे हम लोग नहीं नोट करेंगे, इंप्लॉय का वर्किंग कंडीशन को नहीं नोट करेंगे, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को हम लोग नहीं नोट करेंगे। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग अपने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑल्दो उनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, लेकिन चूंकि इनके साथ कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई वी डू नॉट रिकॉर्ड देम इन आवर रिकॉर्डिंग बुक, इन आवर अकाउंटिंग बुक। चलिए अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट कंसेप्ट देखा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देखा, उसके बाद हम लोग समझते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को। देखिए दोस्तों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम लोग इकोनॉमिक एंटिटी भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे किसी बिजनेस में, तो दोस्तों हम लोग अपने अकाउंट में उसी इवेंट को लेंगे दैट अफेक्ट दैट पार्टिकुलर बिजनेस, यानी उस पार्टिकुलर बिजनेस को जो इवेंट अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उसे ही हम लोग अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। और द इवेंट दैट अफेक्ट एनीवन एल्स अदर देन द बिजनेस एंटिटी आर नॉट रिलेवेंट। समझिए बात को, वैसा कोई भी क्रम, वैसा कोई भी इवेंट, ठीक है, जो कि बिजनेस एंटिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन बाकी किसी और को इफेक्ट कर रहा है, तो वो रिलेवेंट नहीं है और उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस में। इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है बिजनेस एंटिटी। दोस्तों मैं देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट का एक कीवर्ड है। आपको देखिए एग्जाम टाइम में कीवर्ड पकड़ना है, तो जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी, यानी हमें अपने रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक में उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जिसका पार्टिकुलर बिजनेस से रिलेवेंस है। और ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ होता है ये देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं जितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब बताइए किन किन तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो दोस्तों एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, या एक पार्टनरशिप हो सकता है, या एक कॉर्पोरेशन हो सकता है। तो इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन इन तीनों के तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। किस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। अब दोस्तों इसका एप्लीकेशन देखते हैं। कोई भी पैसा जो कि प्रोप्राइटर के द्वारा विड्रॉ किया गया है उसको हम लोग ड्राइंग में सेपरेटली ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट एक तरह का लायबिलिटी है, जबकि लॉस एक तरह का एसेट है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, प्रॉफिट इज ए लायबिलिटी, लॉस इज एन एसेट, इट कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल रिवॉल्व्स अराउंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रेवेन्यूज आर अर्न्ड। ध्यान दीजिए, हम लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम को देखते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को डिटरमाइन करते हैं जब रेवेन्यू अर्न किया जाता है। देखिए रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन कब होगा, जब गुड्स को सोल्ड करेंगे या सर्विस को रेंडर करेंगे। कैश रिसीव हुआ या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम गुड्स क्या करेंगे, गुड्स को सोल्ड करेंगे, गुड्स को बेचेंगे और सर्विस को रेंडर करेंगे, उसी वक्त किसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। यही है हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट। सिमिलरली ये तो रेवेन्यू है, अब एक्सपेंस की, अब खर्चे की बात करते हैं। तो एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब गुड्स को खरीदा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप गुड्स को खरीदते हैं तो आपको खर्चा ही तो होता है, आप पैसा देते हैं उसे। तो जब आप गुड को खरीदते हैं उसी वक्त आप एक्सपेंस को रियलाइज करेंगे, या जब आप सर्विस को रिसीव करते हैं, जब आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, तो दोस्तों उसी वक्त आप जो है उसके एक्सपेंस को रियलाइज करेंगे। आप चाहे कैश लिए हो, कैश पे किए हो या कैश पे नहीं किए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, एक केस मान लीजिए कि किसी ऑर्डर को रिसीव किया हमने अप्रैल में, गुड्स को ट्रांसफर किया मई में और पेमेंट को रिसीव किया जून में। तो दोस्तों जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू वाज डीम्ड टू हैव बीन अर्नड इन मई। देखिए रेवेन्यू कब अर्न किया गया, मई में अर्न किया गया, क्योंकि मई में ही जो है मई महीना में ही क्या हुआ है, एक्चुअल ट्रांसफर हुआ है।
नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ऑर्डर वाज रिसीव्ड। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है कि ऑर्डर हमारा अप्रैल में रिसीव हुआ है और कैश जून में डिलीवर हुआ है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू कि बेसिकली ये जो हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट है, इसको मतलब इस बात से है कि आपने ट्रांजेक्शन कब किया है, आपने गुड्स को कब सोल्ड किया है, आपने सर्विस कब रिसीव किया है, आपने गुड्स को कब खरीदा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें ये बताता है एंटिटी, कोई भी एंटिटी गोइंग कंसर्न तब होगी जब इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कैपेबल टू कैरी आउट रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज दैट इज यूज एंड कंज्यूम इट्स एसेट फॉर द इंटेंडेड पर्पस। तो कोई भी जो हमारा एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न तब होती है जब हम लोग उसे एक्सपेक्ट करें कि वो कैपेबल हो, वो उसके पास क्षमता हो कि वो अपने रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। इसका एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ। आप दोस्तों डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करते हैं ना, डेप्रिसिएशन तो आप लोगों का टॉपिक भी है, मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया है डेप्रिसिएशन टॉपिक को। आप मेरे AFB के मॉड्यूल लेके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो डेप्रिसिएशन का जब कंपटीशन होता है और उसको क्या करते हैं, उसका जो बेसिक्स उसका बेस क्या होता है बताइए? उसका बेस ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ है किसी फिक्स एसेट का, तो किसी फिक्स एसेट के एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ के बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू पे इससे कंप्यूट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये किसी इन्वेस्टर को हेल्प करता है क्योंकि वो एज्यूम करते हैं किसी बिजनेस एंटिटी के लाइफ को वो इन्फानाइट मान के चलते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो यही पर्पज़ है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का। ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस है वो हम लोग रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, इंटरनेट पर्पज़ के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारा है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट है, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। तो मान लीजिए एक्स कोई पर्सन है, वो एक बिजनेस शुरू करता है 50,000 रुपये से, और बिजनेस का एसेट जो है 50,000 है, और वो जो है वो लायबल है ऑनर को 50,000 रुपये देना लायबिलिटी के रूप में। तो ऑब्वियसली बात है जो कि कैपिटल के रूप में है। तो दोस्तों प्रत्येक ट्रांजेक्शन का, जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से, तो बिजनेस का एसेट कितना हो गया 50,000। उसी तरह लायबिलिटी भी तो है जो कि कैपिटल के रूप में 50,000 है। तो दोनों पक्ष होगा, एसेट होगा तो लायबिलिटी भी होगा। यही कहता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, नाम से ही क्लियर है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये एक्सप्लेन करता है वी हैव टू मैच द इनकम ऑफ अ सर्टेन पीरियड विद एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड ओनली। मतलब हमारे पास यदि कोई पीरियड है, ठीक है, समय का फ्रेम है, तो उस पीरियड में जो हमारा इनकम हुआ है उसे हम लोग उस पीरियड के एक्सपेंस से मैच करेंगे। उसके बाहर वाले पीरियड से एक्सपेंस से मैच नहीं करना है हमें। यानी कि हमारे पास जो सर्टेन टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो इनकम हुआ है और उसके अंदर जो एक्सपेंस हुआ है उसी को केवल हमें मैच करना है। तो इसे ही कहा गया है मैचिंग कंसेप्ट। अब इसे अप्लाई कहाँ करते हैं? तो दोस्तों जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस से रिगार्डिंग, किसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रिगार्डिंग, तो उसे हम लोग फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जो होल इंडेफिनिट लाइफ होता है किसी इंटरप्राइज का, उसे पार्ट में डिवाइड किया गया है और उस पार्ट का नाम है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, यानी कि जो किसी इंटरप्राइज का इंडेफिनिट लाइफ है उसे हम लोग अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, इनका नाम है अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली हमारा टाइम का इंटरवल है जिसके अंत में प्रॉफिट और लॉस या बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को प्रिपेयर कब करते हैं हम लोग? तो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में प्रिपेयर करते हैं। और तो इसीलिए जो हम इस बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, और डिसीजन उस बेसिस पे अप्रोप्रिएट टाइम पे लिया जा सकता है। तो दैट इज द मेन पर्पस व्हाई वी परफॉर्म दिस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, व्हाई वी अप्लाई दिस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। दोस्तों ये सब थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग आते हैं हमारा जो अकाउंटिंग है उसका मेन कॉन्वेंशन क्या है। तो सबसे पहला है हमारा अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट ऑल सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझिए बात को, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या डिस्क्लोज करना है, जैसे कि नाम ही है फुल डिस्क्लोजर। क्या डिस्क्लोज करना है दोस्तों? तो हमें जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड हो उसे कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, लीगल अफेयर को हम लोग एक्सेप्शन ले सकते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट वाले कंसेप्ट को हमें डिस्कस नहीं करना है।
तो इसीलिए इसका नाम दिया गया अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब फायदा क्या होगा जब हम लोग मटेरियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, उस कारण ये होगा कि हमारा जो यूजर्स हैं उसका हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, सो दैट दे टेक गुड एंड साउंड डिसीजन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। यानी उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो एक गुड और साउंड डिसीजन ले सकें। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी बैलेंस शीट के फुट नोट्स में देखिए, वहाँ पे कंटिजेंट लायबिलिटी का एक सेक्शन होता है, या आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारा जो पहला कन्वेंशन है अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स, इसे क्लियरली एक्सप्लेन करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल है दोस्तों, वो है हमारा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओनली दोज आइटम्स या ओनली दोज इन्फॉर्मेशन, यानी वही आइटम या केवल वही इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है हमें जिसका मटेरियल इफेक्ट हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मटेरियल इफेक्ट एक नया टर्म है, इसे मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं आपको। यानी हमें उसी आइटम को डिस्क्लोज करना है जिसका मटेरियल इफेक्ट है और जो हमारे यूजर से रिलेवेंट है। समझ रहे हैं बात को? जो हमारे यूजर से रिलेवेंट है उसे ही केवल हमें डिस्क्लोज करना है, सभी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना है हमें। अब देखिए, ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसका नॉलेज किसी भी यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसे हम लोग मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सपोज देयर इज इन्फॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द यूजर which can affect the decision of a user, then such type of account is called then such type of information is called material information। अब देखिए, कोई भी आइटम जो कि एक इंटरप्राइज के लिए मटेरियल है वो दूसरी इंटरप्राइज के लिए नॉन मटेरियल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक आइटम है जिसका एक्सपेंस है 50,000 रुपया, ठीक है, तो ये जो आइटम है वो उस इंटरप्राइज के लिए मटेरियल होगा जिसका टर्नओवर 1.5 लाख का है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अब वही दूसरा इंटरप्राइज आप मान लीजिए, इंटरप्राइज नंबर बी, उस इंटरप्राइज का टर्नओवर 100 करोड़ है, तो बताइए क्या उस 100 करोड़ वाले के लिए ये 50,000 रुपया मटेरियल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा दोस्तों, उसको तो टर्नओवर 100 करोड़ है, उससे क्या फर्क पड़ता है 50,000 से? तो दोस्तों देख सकते हैं एक ही समय पर एक कंपनी के लिए या एक इंटरप्राइज के लिए वो 50,000 रुपया मटेरियल है, जबकि दूसरे के लिए 50,000 रुपया मटेरियल नहीं है। दोस्तों यदि आप मैकमिलन बुक को पढ़ेंगे सेम चीज़ लिखा रहेगा, लेकिन चीज़ों को समझने में टाइम लगेगी। और यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो मैं एकदम एग्जाम्पल लेके, मैं आप देख सकते हैं मैं जितना भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ सबके मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, ताकि आपके दिमाग में एग्जाम्पल भी बैठ जाए, ताकि आप रिकॉल कर पाए एग्जाम्पल के थ्रू ही। जब भी मटेरियल आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये बात, अरे हाँ मटेरियल तो हमने पढ़ा था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसका डिसीजन किसी यूजर के डिसीजन में इफेक्ट होता है उसे हम लोग मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बस यही तो चाहिए हमें। चलिए, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या बताया गया है कि प्रॉफिट इन एंटिसिपेशन, तो हम लोग जो प्रॉफिट एंटिसिपेट करते हैं तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? जो प्रॉफिट एंटिसिपेशन में है उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन जो लॉस है एंटिसिपेशन में उसको तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। मतलब प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करो, लेकिन जो लॉस है उसे तो तुरंत का तुरंत रिकॉर्ड करो। अब दोस्तों इस प्रिंसिपल का क्या ऑब्जेक्टिव, आगे क्यों लाया गया इस प्रिंसिपल को? तो ये कहा गया है कि किसी इंटरप्राइज का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग ओवर स्टेट नहीं करेंगे दोस्तों। द प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। ओके, अब हम लोग आते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो दोस्तों अकाउंटिंग का जो डबल एंट्री सिस्टम है वो 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट से डील करता है प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। समझ रहे हैं बात को? एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक पर्सन है जो कि एक ट्रांजैक्शन में इंटर किया। वो ट्रांजैक्शन कैसा था? तो बोरोइंग मनी था, मतलब किसी बैंक से पैसा लेना था। तो दोस्तों बताइए इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण जो है कैश बैलेंस अकाउंट का एसेट बढ़ जाएगा। जब वो पैसा लेगा तो कैश बैलेंस अकाउंट का एसेट बढ़ जाएगा, और जो बैंक का जो लोन का जो लायबिलिटीज़ है वो क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं डबल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए सिंपल भाषा में कहा जाए तो एसेट जो है वो दो चीज का सम है, लायबिलिटी का और इक्विटी का। सो वी कैन राइट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि ये किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है कि हम लोग उसको दो रूप में अंडरस्टैंड करके, एक डेबिट आइटम को और एक क्रेडिट आइटम को। और दोस्तों जितने भी डेबिट अकाउंट हैं सभी के सम को वो हमारे क्रेडिट अकाउंट के सम के बराबर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक चार्ट है। इस टेबल में बेसिकली ये टेबल है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे डेबिट साइड कहते हैं और उसको हम लोग DR से डिनोट करेंगे ऊपर लिखकर। जो राइट हैंड साइड है उसे क्रेडिट से डिनोट करते हैं और ऊपर में हम लोग CR लिखेंगे। देखिए डेट है, पार्टिकुलर्स है, JF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, तो ये सब हमारा
टेबलर फॉर्मेट में इस चीज़ों को दर्शाया गया, डबल एंट्री सिस्टम को दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट कंसेप्ट है इस टॉपिक का वो है एक्रूअल एंड कैश बेस अकाउंटिंग। देखिए बेसिकली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का दो मेथड है, पहला है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। अब देखिए कैश बेसिस में क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग रिवेन्यूज़ को, देखिए वी रिकॉर्ड रिवेन्यूज ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। जब हमें कैश मिलेगा तो हम लोग उसके रिवेन्यू पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हम उसे रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो कैश मेथड है वो हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना कैश बिजनेस को किसी टाइम पे है, हाउ मच कैश डज अ बिजनेस हैव एट ए टाइम, इसीलिए तो नाम रखा गया इसका कैश मेथड। दोस्तों ये था हमारा कैश मेथड। इसके अपोजिट है हमारा एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल सिस्टम में क्या होता है कि हम रेवेन्यू को या एक्सपेंस को कब, देखिए कैश में कब रिकॉर्ड किए थे बताइए, जब हम पेमेंट करते हैं या जब हम कैश का रिसिप्ट करते हैं तभी तो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक्रूअल सिस्टम क्या कहता है कि जब कोई भी रेवेन्यू हो या कोई भी एक्सपेंस हो उसको तब रिकॉर्ड करो जब एक्रू हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल पेमेंट। उससे कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल पेमेंट कब हो रहा है या रिसिप्ट अमाउंट कब हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। और ये जो बेसिस है ये बेसिस मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है दोस्तों कैश बेसिस के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में सबसे पहले किसे यूज करना है, तो सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए एक्रूअल बेसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज रादर देन कैश बेसिस। अब दोस्तों एक डाउन साइड है इस मेथड का, क्या कि एक्रूअल अकाउंटिंग जो है किसी कैश फ्लो का अवेयरनेस हमें नहीं देता है। तो दोस्तों ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आइए हम लोग अपनी न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और अपने कंसेप्ट को कंसोलिडेट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग एमसीक्यू यूनिट 8 से, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीड्योर से। पहला क्वेश्चन है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आर रिड्यूस टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट था उसको हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिड्यूस कर सकते हैं, किस प्रिंसिपल के हिसाब से, एक कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका कंजर्वेटिज्म। देखिए कंसिस्टेंसी में क्या था, कंसिस्टेंसी में अकाउंटिंग मेथड यूज्ड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, यही कहता है हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक ऑफ अकाउंट में, लेकिन जो अनरियलाइज गेन है उसे नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ तो लिखा हुआ है, देखिए ना, अनरियलाइज गेन शुड बी इग्नोर्ड। और रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू को तब रियलाइज करेंगे जब ऑनरशिप या टाइटल जो है वो ट्रांसफर किया गया है बायर को, एंड ही बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनरियलाइज गेन आर नॉट कंसिडर एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो दोस्तों जो अनरियलाइज गेन है उसे कंसिडर नहीं करते हैं, ये किस कंसेप्ट में कहा गया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है इसे, ये कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर आता है, देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ है अनरियलाइज गेन्स आर इग्नोर्ड, तो ये कॉस्ट कंसेप्ट का पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अंडरलाइंग अकाउंट प्रिंसिपल नेसेसिटेटिंग एमोटाइजेशन ऑफ इंटेलिजिबल एसेट्स और आर। तो दोस्तों जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि नेसेसिटेट करता है किस चीज़ को, तो एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अभी मैं समझाता हूँ एमोटाइजेशन का मतलब। ऑप्शन ए है कॉस्ट कंसेप्ट, ऑप्शन बी है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन सी है रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऑप्शन डी है मैचिंग कंसेप्ट। करेक्ट आंसर इसका मैचिंग कंसेप्ट। देखिए एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट का क्या मतलब हुआ कि इंटेंजिबल तो समझते ही होंगे, ठीक है। तो किसी इंटेंजिबल एसेट का एमोटाइजेशन का मतलब हुआ चार्जिंग अ पोर्शन ऑफ द एसेट ऑन अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर, यानी कि हमारा जो उस साल का रेवेन्यू रहा है उसके बेसिस पे हम जो है किसी एसेट का एक पोर्शन को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज डन एज पर द मैचिंग कंसेप्ट। तो ये किस कंसेप्ट के बेसिस पे क्या जाता है, मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पे क्या जाता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंस हैं उसे रेवेन्यू से मैच करेंगे, किस रेवेन्यू से, तो उस पीरियड के रेवेन्यू से, ठीक है, उसे ही हम लोग कंसिडर किए करेंगे। और एमोटाइजेशन क्या होता है, एमोटाइजेशन बेसिकली एक पार्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस को कहते हैं हम लोग एमोटाइजेशन। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यदि कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, यानी अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसको रिकॉर्ड नहीं करती है, किस कंसेप्ट के कारण। ए एंटिटी कंसेप्ट, बी एक्रूअल कंसेप्ट, सी कॉस्ट कंसेप्ट, डी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अभी मैंने बताया है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्सप्रेस इन मॉनिटरी वैल्यू, दो क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड आर केप्ट। समझ रहे हैं, चलिए इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ मनी मेजरमेंट द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स के बेसिस पर इनमें से कौन सा चीज़ है जिसे
जिसे हम लोग अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है सिंप्लिसिटी ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ऑप्शन 2 है डेथ ऑफ जनरल मैनेजर, ऑप्शन 3 है ग्रेजुटी पेड टू जनरल मैनेजर वाइफ आफ्टर हिज डेथ। तो बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों ये लास्ट वाले में तो पैसा का इन्वॉल्वमेंट है ना, इसीलिए हम लोग थर्ड को यहाँ पे इग्नोर नहीं करें। थर्ड जो हमारा मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट का पार्ट है, लेकिन जो पहला दूसरा है वो हमारा मनी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व, कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है व्हेन द प्रोमोटर ऑफ ए बिजनेस विदड्रॉ सर्टेन गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज हिज ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी बिजनेस के प्रोमोटर को वो क्या करता है कि कुछ गुड्स को विदड्रॉ करता है किसी बिजनेस से वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये किस एप्लीकेशन के अनुसार किया जाता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, रिलेशन कंसेप्ट। तो दोस्तों ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से है। वो ये कहता है कि जो ऑनर है वो बिजनेस से सेपरेट है किसी भी अकाउंटिंग में। मैंने बताया था ना, ठीक है। जो प्रोमोटर ऑफ बिजनेस विड्रॉ करता है सर्टेन गुड्स को बिजनेस पर्सनल यूज के लिए, तो अकाउंट उसका ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि एज्यूम ये करता है कि जो बिजनेस है वो हमारा इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक चलेगा। ऑप्शन ए रिलेशन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी गोइंग कंसर्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वर्ड से समझिए, अभी मैंने बताया था जो गोइंग कंसर्ट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो इंडेफिनिट टाइम तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन रिलेटेड टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों देख सकते हैं जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है सभी चीज़ों को मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से बैठ जाए, ताकि आप मान लीजिए 1-2 महीना बाद भी इस लेक्चर को देखिए, रिवाइज कीजिए तो चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो बताइए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से कौन सा रिलेटेड इक्वेशन है। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल इक्वल टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी के सभी ऑप्शन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो 1 साल के लिए एक साल का जो होता है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके। ए कंसिस्टेंसी अप्रोच, बी कंजर्वेटिव अप्रोच, सी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड डी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये तो अभी मैंने बताया था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ही तो कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड ही तो होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसको वो जो है किसी कंपनी को दिया जाना चाहिए, शो करना चाहिए इसके बैलेंस शीट में। ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों मटेरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होगा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, या सॉरी फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना है ना इसीलिए। 11वें नंबर में है कि पैसे का ओमिशन और राउंड फिगर को शो करना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो दोस्तों ये बेस्ड है हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट पे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट है वो तो अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस सिस्टम के तहत प्रत्येक ट्रांजैक्शन में अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, यानी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस अकाउंटिंग मेथड के थ्रू हम लोग प्रॉफिट जो है वो एक्सेस शो करता है रिसिप्ट का ओवर एक्सपेंडिचर का, कैश मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक्रूअल मेथड। तो दोस्तों ये हमारा कैश मेथड है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ क्वेश्चन का सेट। इस पार्टिकुलर लेसन में हम लोगों ने थ्योरी भी डिस्कस किया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया। उम्मीद है दोस्तों आपको लेसन पसंद आई होगी, तो एक लाइक बटन दबाना ना भूलें और भी लोगों के साथ शेयर करें और भी लोगों को इस चैनल में जोड़ें ताकि उनका भी फायदा हो, जेईई एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर पाए। दोस्तों यदि लेसन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से शेयर कीजिए। धन्यवाद।